देश की करीब 140 करोड़ की आबादी में से वित्त वर्ष 2021-22 में महज 6 करोड़ 33 लाख इंडिविजुअल्स ने ही रिटर्न दाखिल किया। आंकड़ों पर अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि साल 2018-19 में केवल 1 करोड़ 46 लाख लोगों ने ही टैक्स का भुगतान किया और इनमें से महज 46 लाख लोगों ने ही अपनी आय 10 लाख रुपए से ज्यादा दिखाई है। क्या ये आंकड़ा वास्तविक है? आखिर लोग क्यों नहीं भरते हैं टैक्स? आईटीआर भरने के क्या है फायदे? और इन तमाम सवालों पर आज बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं टैक्स एवं इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन जी। नमस्ते बलवंत जी, शुक्रिया आपका, आपने मनी 9 के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी, हमारी फोकस स्टोरी भी यही है कि आईटीआर भरने को लेकर लोगों के मन में तमाम तरह की दुविधाएं रहती हैं। 2.5 लाख है जो मिनिमम स्लैब है, वो 2.5 लाख है, 5 लाख है। आईटीआर किसको भरना है और किसको नहीं? किस इनकम स्लैब के लोगों को भरना चाहिए और जो टैक्सेबल इनकम के स्लैब में नहीं आते हैं उन्हें भी आप भरने की सलाह देंगे? हाँ, देखिए प्रियंका, ऐसा है कि बहुत सारे क्राइटेरिया है अपना इनकम टैक्स का रिटर्न भरने के लिए। जैसे आपने बताया कि अगर किसी की इनकम 5 लाख तक हो तो उसको 87A का रिबेट मिल जाता है, तो उनकी कोई टैक्स लाइबिलिटी नहीं होती। तो कई लोग ये इंप्रेशन में होते हैं कि हमारी टैक्स लाइबिलिटी नहीं है तो हमको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं। यथार्थ में यह सच नहीं है। मतलब इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, मतलब ये, और उसमें जो ये इनकम है वो आपकी ग्रॉस इनकम गिननी है, मतलब जो सब इनकम है उसकी टोटल है, एटीसी और एटीडी, एटीटीटीए, एटीटीटीबी, जो भी डिडक्शन वगैरह मिलते हैं, या फिर घर बेचा हो या और कोई भी कैपिटल गेन का एग्जम्पशन अगर क्लेम कर रहे हैं तो वो एग्जम्पशन क्लेम करने के पहले अगर आपकी जो बेसिक एग्जम्पशन इनकम जो है बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा है, मतलब जो 60 से नीचे है उनकी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपया है, जो 60 के ऊपर और 80 तक है उनकी 3 लाख है, और जो 80 साल से ऊपर है उनकी 5 लाख बेसिक एग्जम्पशन है। तो यह इनकम के क्राइटेरिया के हिसाब से तो ये लोग हैं जिनको इनकम टैक्स का रिटर्न भरना पड़ेगा। इसके अलावा भी जो रेसिडेंट है और अगर उनकी फॉरेन में कोई असेट है या फॉरेन में कहीं पे भी कोई भी अकाउंट में या कहीं पे भी अगर उनकी साइनिंग अथॉरिटी है, उनके साइन चलते हैं, तो उनकी इनकम भले नील हो तो भी उनको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपने पिछले साल में इलेक्ट्रिसिटी पे 1 लाख से अगर ज्यादा खर्च किया है, मतलब मीटर आपके नाम से है या नहीं है वो कोई मायने नहीं रखता है, या अगर आपने फॉरेन ट्रैवल के लिए 2 लाख से ज्यादा खर्च किया है, जरूरी नहीं कि ये फॉरेन ट्रैवल आपकी खुद की ही हो, अगर आपकी जेब में से अगर ये पैसा गया है तो भी आपको आईटीआर भरना पड़ेगा। ये जो मैं क्राइटेरिया बता रहा हूं वो आप इररेस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम लेवल, अगर इनकम 0 है तो भी आपको आईटीआर भरना पड़ेगा। इसके अलावा एक और क्राइटेरिया है कि अगर आपने एक या एक से ज्यादा करंट अकाउंट में पिछले 1 साल में 1 करोड़ से ज्यादा भरा है, और जरूरी नहीं कि वो कैश ही डिपॉजिट हुआ, आपका ट्रांजैक्शन एग्रीगेट अगर डिपॉजिट 1 करोड़ से ज्यादा होता है तो भी आपको इनकम टैक्स का रिटर्न भरना पड़ेगा। तो मेरी जेब में कितना पैसा आया है मेरे अलग अलग सोर्सेस से, उसके हिसाब से मुझे देखना होगा। और मैंने कहाँ खर्च किया है, जैसा कि बलवंत सर ने बताया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपने फॉरेन ट्रैवल किया है, और करंट अकाउंट डिपॉजिट में अगर आपके करंट अकाउंट में पैसे आए हैं तो आपको जो है रिटर्न भरना है। लेकिन बलवंत सर मुझे ये बताइए, जो लोग आयकर के दायरे में नहीं आते हैं, क्या मान लीजिए मेरी जो इनकम रही है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, 2.5 लाख से कम है या फिर 5 लाख से कम है, तब मुझे आईटीआर भरना अनिवार्य नहीं होता है। लेकिन क्या ऐसे लोगों को जो आयकर के दायरे में नहीं आते हैं उन्हें आईटीआर भरना चाहिए उन्हें, या फिर वो इग्नोर कर सकते हैं और चैन की सांस लें? देखिए, ऐसा है प्रियंका कि आप भले आईटीआर भरने के लाइबिलिटी के क्राइटेरिया में नहीं आते हैं, परंतु आप अगर अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो उसके बहुत फायदे हैं। एक तो जैसे जब कभी आप वीसा वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं तो एम्बेसीज इंसिस्ट करती है कि आपका इनकम टैक्स का रिटर्न वगैरह भरा हुआ है या नहीं भरा। इसके अलावा आप कभी भी लोन लेने जाते हैं, आइदर एज ए बोरोअर और आइदर एज ए को बोरोअर,
तो पहले वो आपका इनकम टैक्स का रिटर्न मांगते हैं। इसके अलावा अगर आपने इनकम टैक्स का रिटर्न भरा हुआ है रेगुलर, तो आपके पास में जो असेट बिल्टअप हो गया है वो आपको बताने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कल को आपने जैसे कोई प्रॉपर्टी बेची और आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है, तो आपको यह एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी या दूसरा कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास पैसा कहाँ से आया। परंतु अगर आपने रेगुलर अपने इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल किए हुए हैं तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मेरी इतने सालों में ये इनकम थी, भले टैक्सेबल नहीं थी पर ये इनकम की सेविंग में से ही मैंने ये इन्वेस्टमेंट किया है। तो भले आपका टैक्स लाइबिलिटी बनती है नहीं बनती है, आपकी आईटीआर फाइल करने की लाइबिलिटी है नहीं है, मेरा सुझाव रहेगा सब व्यूअर्स को कि आपको अपना इनकम टैक्स का रिटर्न जरूर फाइल करना चाहिए। अच्छा बलवंत जी, हम देख रहे हैं कि हमारे देश की जो आबादी है एक महासमुद्र है, 140 करोड़ लोगों की आबादी है, लेकिन इसमें जब बात आती है, जब आंकड़े निकल कर आते हैं कि कितने लोगों ने जो है रिटर्न भरा, तो आंकड़ा निकल कर आता है कि केवल 6 करोड़ 33 लाख। इन दोनों के बीच में कहीं भी तालमेल मुझे तो नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है ये वाजिब है? अब देखिए ऐसा है प्रियंका कि ये जो नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स और रादर आईटीआर फाइलर अगर आप अपने टोटल पॉपुलेशन से कंपेयर करें तो एकदम नेग्लिजिबल है, करीब 4-5% है और यह गले नहीं उतरता, गले उतरने वाली बात नहीं है। अभी इसके पीछे कारण है कि एक तो कल्चर है ऐसा कि इंडिया में टैक्स की चोरी करना आपका कोई कैरेक्टर ढीला मन नहीं माना जाता है। दूसरा कोई भी आप गलती करेंगे तो आपका मतलब इट इज ए ब्लॉट ऑन योर कैरेक्टर, परंतु इनकम टैक्स में अगर आप चोरी करते हो तो यह बुरा नहीं माना जाता। तो ये जो एक्चुअली ये प्रॉब्लम है कलेक्टिव कल्चर की है, मतलब जो पूरे इंडिया में ही ऐसा कल्चर है कि भाई कौन भरेगा, क्यों भरने का, भरेंगे तो बेवजह नोटिस वगैरह आ जाएगा। और जो लोग, मैं जैसे एक उदाहरण दूंगा कि ये बेसिक एग्जेम्पशन की लिमिट 2.5 लाख रुपए की है, एवरेज महीने का 20,000 रुपया हुआ। जो शहरों में रहते हैं उनमें से कितने लोगों का खर्चा, घर खर्चा 20,000 से कम होगा? मतलब जो 20,000 तो कम से कम अगर आपके 2+2 फैमिली है तो 20,000 रुपये आप किराया, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब गिन लो तो होता है। तो उस हिसाब से तो एकदम नेग्लिजिबल है। पर इसके लिए क्या है, मैं जैसे बताया ना कि ये कलेक्टिव कैरेक्टर जवाबदार है, मतलब बुरा नहीं माना जाता है। बिल्कुल, लेकिन एक और आंकड़ा मैं आपके पास रखती हूँ। बजट में वित्त मंत्री ने यह आंकड़ा दिया था कि 2018-19 में, मैं कोविड के पहले की बात करूं, कि देश में सिर्फ 46 लाख लोग हैं जिनकी आय 10 लाख रुपए से को क्रॉस कर रही है या 10 लाख रुपए के आसपास है। ये नंबर भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक सच्चाई बयान नहीं कर रहा है। अब मुझे पता है लोगों को समझना होगा, ये उनकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है जैसा कि आपने बताया, लेकिन आपको लगता है सरकार को भी कुछ कदम उठाने की जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आए, अपनी आय को बताएं और रिटर्न भरें, टैक्स अदा करें? देखिए ऐसा है, सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। मतलब जैसे इनकम टैक्स एक्ट में भी अमेंडमेंट किए हैं, मतलब अभी जैसे अप्रैल में एक नया रूल इंट्रोड्यूस किया है जिसके तहत और कई लोगों को कवर करने की कोशिश की है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में के दायरे में। इसके अलावा जैसे मैं कहना चाहूँगा कि एक जमाना हुआ करता था 76-77 में, जब टैक्स की रेट 97.5 97.5% हुआ करती थी। मतलब अगर आप 100 रुपये कमाते हैं, ये मैं मैक्सिमम मार्जिनल रेट की जो कह रहा हूँ, जो आज की तारीख में 30% है, वो 97.5% हुआ करती थी। मतलब अगर 100 रुपया कमाए तो आपके हाथ में 2.5 रुपया ही बचता था। तो अभी जो टैक्स की रेट है इंडिविजुअल टैक्सेशन की, वो बहुत कम हो गई है। और आप जैसे कह रही है ना कि 10 लाख से ऊपर की रिटर्न भरने वाले बहुत कम लोग हैं, और उसमें मैं बताना चाहूँगा कि प्रियंका, इसमें भी वही लोग हैं जो सैलरीड है, जिनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे जो लोग सैलरीड है उनके हाथ में तो टैक्स कटने के बाद में ही पैसा आता है, तो उनके पास कोई एवेन्यू नहीं है अपनी इनकम कंसील करने का या इनकम कम बताने का। जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो भले छोटे लेवल वाला आदमी है या बड़ा बिजनेस करता है, वो लोग जरूर पक्का टैक्स की चोरी करते हैं, और उनके हाथ में भी है, क्योंकि उनका कितना प्रॉफिट हुआ वो तो मालूम पड़ता नहीं है किसी को भी। तो
हाँ, बस ये प्रॉब्लम तो है। वहां कुछ लूपहोल रह जाता है। लेकिन आपने अभी 100 में 97 बताया कि एक जमाने में टैक्स था, अभी 100 में से करीब 3400 रुपए एक कैलकुलेशन हमने निकाली है जो है टैक्स में जाता है। बढ़ती हुई महंगाई के बीच में 34 रुपए अगर मैं 100 रुपए कमा रही हूँ वो टैक्स में जा रहा है, ये मुझे तो वाजिब नहीं लग रहा है। इसे कम नहीं किया जा सकता है क्या बलवंत जी? अब देखो, ऐसा है कि कहते हैं ना प्रियंका की टैक्स इज द कॉस्ट ऑफ सिविलाइजेशन। तो अगर आपको टैक्स नहीं भरोगे तो जो जो गवर्नमेंट को डेवलपमेंट के काम वगैरह करने हैं वो कहाँ से होंगे। और क्या होता है कि ये वीसीएस साइकिल है, क्योंकि बहुत सारे लोग टैक्स नहीं भरते हैं और गवर्नमेंट को अपना टारगेट पूरा करना पड़ता है, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से एवेन्यू खोजती है जिससे टैक्स की रेवेन्यू बढ़ाई जाए, जिससे टैक्स की रेट बढ़ती है, जैसे सरचार्ज वगैरह बढ़ता है, और फिर वापस उसका काउंटर इफेक्ट होता है, फिर लोग और ज्यादा टैक्स की चोरी करते हैं। तो यह वीसीएस साइकिल का टूटना जरूरी है। बिल्कुल। तो जो मुट्ठी भर लोग जो टैक्स दे रहे हैं उनके ही ऊपर टैक्स और हावी होता जाता है, बढ़ता जाता है, और जो लोग बच रहे हैं वो बचकर निकलते ही जाते हैं। हालांकि सरकार ने कई कोशिशें की हैं, टैक्स नेट को बढ़ाने पर भी बात हो रही है। उम्मीद करते हैं कि हम देखेंगे कि ज्यादा लोग इस टैक्स के दायरे में आए और टैक्स अदा करें ईमानदारी से, ताकि कुछ और लोगों का बोझ हल्का हो जो लंबे समय से टैक्स दिए जा रहे हैं। बलवंत जी, कुछ सवाल हमारे दर्शकों को क्या आपके सामने रखना चाहूंगी? वंदना सक्सेना जी का मैं पहला सवाल लेती हूँ। वंदना जी बता रही कि इन्होंने अभी अभी नौकरी शुरू की है, 24 साल इनकी उम्र है और एमएनसी में अभी अभी इन्हें नौकरी मिली है। सालाना पैकेज इनका 8.5 लाख रुपए का है। पूछ रही कि टैक्स सेविंग के लिए मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ निवेश करना चाहिए? वंदना ने अभी अभी नौकरी शुरू की और इनके लिए आप क्या सुझाव देंगे? देखिए प्रियंका, ऐसा है कि टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट करना है आपको, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। मतलब आपके पास में समय कितना है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मतलब आपने जैसे अभी कैरियर शुरू किया है तो आपके जो घर खरीदने का है, शादी का है, या अगर आपको सेकंड कोर्स कोई करना है तो वो गोल नज़दीक होगा, तो आप तो जो रिस्की एसेट है उसमें नहीं इन्वेस्ट कर सकते। परंतु अगर आपके पास में लंबा समय है, मतलब कम से कम 7 साल से ज़्यादा का समय है, मतलब 7 साल तक आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है और आपका एवरेज रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है, तो मेरे हिसाब से जो ईएलएसएस है वो एकदम बढ़िया स्कीम है। एवरेज आपको 12% तक लॉन्ग टर्म में मिल जाएगा। परंतु अगर आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है और आपको पैसा वापस चाहिए, जल्दी चाहिए, तो आप चाहें तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर सकती है, जिसमें आपका 5 साल का लॉक इन है। परंतु उसके आपके नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अगेंस्ट में आप अगर इमरजेंसी हो तो लोन भी ले सकते हैं। थोड़ा बहुत पैसा, जैसे अब आप तो खैर सैलरीड है तो वंदना का तो वैसे भी प्रोविडेंट फंड कटता होगा, परंतु जिन लोगों का जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जिनका कोई प्रोविडेंट फंड नहीं कटता है, वो चाहे तो अपना कुछ पैसा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अपना पीपीएफ में भी डाल सकते हैं। इसके अलावा एक एक्सक्लूसिव टैक्स सेविंग एवेन्यू है, वो एनपीएस में आप 50,000 रुपए का निवेश करके जो सेक्शन 80CCD 1B है उसमें बेनिफिट ले सकते हैं। इनफैक्ट बलवंत सर, अगला सवाल एनपीएस पर है, वो आपके सामने रख देती हूँ, दोनों को जवाब मिल जाएगा। अभी वंदना जी आपके लिए तो ईएलएसएस बताया है बलवंत सर ने, आप एनएससी में डाल सकती हैं, और जो लोगों का पीएफ नहीं करता उनके लिए पीपीएफ एक अच्छा ऑप्शन है। लक्ष्मी राज का सवाल है, पूछ रहे 10 लाख रुपए इनकी सालाना आय है, रिटायरमेंट के लिए कुछ भी नहीं किया है, 10,000 रुपए प्रति महीने निवेश करना चाहता हूँ, एनपीएस कैसा विकल्प रहेगा? बलवंत सर, आप अभी वंदना को भी सजेस्ट कर रहे थे एनपीएस के लिए, और लक्ष्मी राज्य के लिए क्या ये सही विकल्प रहेगा? देखिए प्रियंका, ऐसा है कि एक तो मैं स्ट्रेस करना चाहूंगा कि पहले के जमाने अब नहीं रहे, जब आपकी जॉइंट फैमिली हुआ करती थी या बच्चे आपके साथ रहते थे तो आप बच्चे पे निर्भर रह सकते थे। आज की तारीख में जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं रहा है और बच्चे भी अपने कैरियर के हिसाब से अलग अलग जगह पे रहते हैं, आपके साथ नहीं रहते हैं। और ऐसे में अगर रिटायरमेंट के बाद में आपको बच्चों से पैसा मांगना पड़े, लेना पड़े, तो वो आपके लिए एम्बेरसिंग पोजीशन होती है। तो रिटायरमेंट की प्लानिंग बहुत जरूरी है। जहां तक आप कह रही है कि एनपीएस कैसा प्रोडक्ट है, एनपीएस चूंकि इंडिया में कोई सोशल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है कि भाई रिटायर होने के बाद में गवर्नमेंट की तरफ से कोई भत्ता वगैरह मिले, तो गवर्नमेंट ने ये एनपीएस
इंट्रोड्यूस किया, और स्पेशली जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, क्योंकि जो सैलरीड है उनका तो ईपी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वगैरह कटता है तो रिटायरमेंट तक पैसा इकट्ठा हो जाता है। एनपीएस रिटायरमेंट के हिसाब से बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, क्योंकि एक तो उसमें आपका पैसा जनरली 60 साल की उम्र तक, आप जब रिटायर होते हैं सुपर एन्यूएशन तक पहुंचते हैं तब तक लॉक रहता है। इसके अलावा जैसे मैं बता रहा था कि आप एनपीएस में 50,000 रुपए का एक एक्सक्लूसिव टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं। मतलब अगर आपने एनपीएस में नहीं डाला तो वो आपको 50,000 का टैक्स बेनिफिट ETCCD 1B का नहीं मिलेगा। इसके अलावा जैसे इसमें आपका रिटायरमेंट के बाद में जब ये आप विड्रॉ करेंगे तो जो 60% पैसा है वो आपके हाथ में टैक्स फ्री आ जाता है, वो उसे आप चाहे जहां निवेश कर सकते हैं। और जो बचा हुआ 40% है उसकी आपको इंडियन जो इंश्योरेंस कंपनीज है उससे एन्युटी खरीदनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से वैसे एक तरह से देखा जाए तो अगर आपको मैंडेटरीली एन्युटी खरीदनी पड़ती है तो यह स्कीम आपको इंश्योर करती है कि आपके रिटायरमेंट के बाद भी जो कॉर्पस है उसका 40% में से आपको रेगुलरली मंथली क्वार्टरली जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं कुछ न कुछ पैसा आपको मिलता रहे। तो मेरे हिसाब से एनपीएस अच्छा विकल्प है। और टैक्स के लेवल पर भी कई जगह पर आपको छूट मिलती है। आप जो निवेश करेंगे आप उसके छूट ले पाएंगे। आप जब 60% पैसा 60 साल की उम्र के होंगे निकालेंगे लमसम, उस पर भी टैक्स की छूट आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच बलवंत जी, आज आपने वक्त निकाला मनी9 के लिए। फिर आपसे बात होगी, आज के लिए धन्यवाद आपका।